नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव का रहने वाला जगमोहन सिंह के पास अपनी 18 एकड़ जमीन होती है। जगमोहन जो था वो खेती बाड़ी का काम किया करता था और खेती किसानी का काम करके जगमोहन जो था वो अच्छे खासे पैसे भी जमा कर चुका था। जगमोहन के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम सीमा देवी होता है। सीमा देवी जो थी वो हमेशा अपने घर के छोटे मोटे कामकाज ही किया करती थी, लेकिन सीमा के अंदर सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ना तो उसे अच्छे तरीके से खाना बनाना आता था और ना ही घर के वो दूसरे कामकाज किया करती थी, क्योंकि सीमा देवी जो थी वो एक कामचोर महिला होती है। सीमा देवी अपने पति जगमोहन को हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि घर में कोई कामकाज करने वाली नौकरानी को रख लो, लेकिन इसका पति हमेशा यही चीज कहता था कि घर के कामकाज तो खुद ही करनी चाहिए, कोई घर में इसके लिए नौकरानी की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जगमोहन के भी अंदर कई सारे दोस्त पैदा हो जाते हैं। ज्यादा पैसे कमा लेने की वजह से जगमोहन के मन में भी कुछ ऐसी लालसाएं, कुछ ऐसी इच्छाएं उठने लगती है कि वो गांव की दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जगमोहन जो था वो नाड़े का ढीला व्यक्ति बन जाता है। जगमोहन सिंह इस गांव की महिलाओं में ज्यादा ही दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। वो सोचने लग जाता है कि मैं अब दूसरी महिलाओं के साथ ही अपना समय गुजारा करूंगा और यही सबसे बड़ी गलती जगमोहन की होती है। जगमोहन की यही गलती इसकी जान की ही दुश्मन बनने वाली होती है। दोस्तों, अब तो जगमोहन को जहाँ कहीं भी गैर महिला मिलती थी उसकी तरफ ही आकर्षित हो जाया करता था और दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं और आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 15 अक्टूबर 2025 का दिन हो जाता है। सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और जगमोहन की पत्नी सीमा देवी जगमोहन से कहने लगती है कि देखो, घर के मुझसे कामकाज नहीं होते हैं, तो तुम ऐसा करो कि घर के लिए कोई नौकरानी रख लो। ना तो मेरे से कपड़े धोए जाते हैं और ना ही मेरे से घर का कोई और काम होते हैं। अगर तुमने घर में कोई नौकरानी नहीं रखी तो फिर मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। जब ऐसी धमकी अपने पति को ये महिला देने लग जाती है तो जगमोहन जो था वो अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे कोई ना कोई नौकरानी लानी ही पड़ेगी और इस तरह से जगमोहन उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपने घर के लिए वो कोई अच्छी सी नौकरानी की भी तलाश करना शुरू कर देता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन जगमोहन को अब तक कोई अच्छी सी नौकरानी घर के कामकाज के लिए मिली नहीं थी। शाम के समय थक हार कर जगमोहन अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी सीमा देवी से कहने लगता है कि देखो, कोई भी नौकरानी मुझे घर के कामकाज के लिए अभी तक मिली नहीं है। ये बात सुनकर के इसकी पत्नी जो है वो काफी परेशान हो जाती है। थक हार कर जगमोहन अपने घर के अंदर जाकर के बैठ जाता है। शाम के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। अब इनकी एक पड़ोसन होती है जिसका नाम गायत्री होता है, जो कि इनके घर पर आती है। गायत्री जगमोहन से कहने लगती है कि देखिए साहब, मेरा बेटा काफी बीमार है और मुझे 6,000 रुपए की सख्त जरूरत है। मुझे 6,000 रुपए आप उधार पर ही दे दीजिए। अब जगमोहन जैसे इस महिला गायत्री की बातों को सुनता है तो जगमोहन के मन में विचार आने लगते हैं, क्यों ना मैं इस महिला को ही घर में नौकरानी के काम दे दूं। जगमोहन गायत्री से कहने लगता है कि गायत्री, मैं तुम्हें 6,000 रुपए तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त मानी होगी। गायत्री कहने लगती है कि ऐसी कौन सी शर्त है जो कि मैं आपकी पूरी नहीं कर सकती हूँ। जगमोहन गायत्री से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे घर के सारे कामकाज करने पड़ेंगे और मैं महीने के तुम्हें 15,000 रुपए दे दिया करूंगा। अब जैसे ही 15,000 रुपए की बात गायत्री सुनती है तो वो भी एक लालची किस्म की महिला होती है। वो सोचने लग जाती है कि मुझे 15,000 रुपए जब पड़ोस में ही मिले तो फिर मुझे और कोई काम करने की क्या जरूरत है। गायत्री देवी अब हंसते मुस्कुराते जगमोहन से कहने लगती है कि मैं आपके घर में कामकाज करने के लिए तैयार हूँ। जगमोहन जो है वह तुरंत अपने घर में जाता है, 6,000 रुपए निकाल करके इसकी हथेली पर रख देता है, जिसकी वजह से जगमोहन की पत्नी सीमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीमा को घर के काम काज करने के लिए एक नौकरानी मिल गई थी, लेकिन सीमा नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर इसका पति जगमोहन जो है वो इस महिला गायत्री के साथ क्या करने वाला था और गायत्री की वजह से इनके घर में एक बहुत बड़ा कांड भी होने वाला था। इस तरह से गायत्री अब 6,000 रुपए लेकर के अपने घर चली जाती है। अगले दिन से ही गायत्री जो होती है वो इस जगमोहन के घर पर कामकाज करना शुरू कर देती है। गायत्री हर रोज सुबह के 8 बजे इसके घर पर आया करती थी और सारा काम धंधा करने के बाद शाम के करीब 6:30-7 बजे के आसपास ही अपने घर पर भी चली जाया करती थी। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन जगमोहन सिंह का ध्यान अब इस महिला गायत्री की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जगमोहन ये सोचने लग जाता है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी नौकरानी गायत्री को हासिल करना ही है और इस तरह से दिन गुजरने के साथ एक तारीख आ जाती है, 30 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास सीमा की माँ उसके पास फोन करती है और उसे अपने घर पर आने के लिए कहती है। अब जैसे ही सीमा देवी अपनी माँ की बातों को सुनती है तो फिर वो माँ से कहने लगती है कि ठीक है, फिर मैं आज के आज ही अपने घर आ रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद सीमा का पति जब घर पर आता है तो फिर सीमा अपने पति से बताने लगती है कि मेरी माँ की तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो गई है, तो मुझे कुछ दिनों के लिए मायके में जाना है।
जगमोहन उसी समय हंसते मुस्कुराते अपनी पत्नी को कहता है कि तुम बिल्कुल ही जा सकती हो, लेकिन तुम अपना भी ख्याल रखना। बस ये 2-4 बातें कहने के बाद सीमा जो होती है वो अपने घर के लिए सामान पैक करती है और उसी समय अपने घर के बाहर निकल पड़ती है। अब 2-4 घंटों का वक्त गुजर जाने के बाद जो सीमा होती है वो अपने मायके भी पहुंच जाती है, लेकिन आज उसके पीठ के पीछे जगमोहन अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब तो उसके पास 4 दिन पड़े हुए, 5 दिन पड़े हुए हैं, तो 4-5 दिनों में गायत्री को उसे हासिल कर लेना है। आज का दिन तो गुजर जाता है और जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास गायत्री जो थी वो अब जगमोहन के घर पर आती है। गायत्री देखती है कि उसकी मालकिन जो है वो तो मायके जा चुकी होती है। गायत्री कहने लग जाती है कि साहब मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ और खाना बनाने के बाद मैं घर का काम काज निपटा करके अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन जगमोहन का इरादा तो कुछ और ही था। जगमोहन कहने लगता है कि तुम छोटे मोटे घर के काम काज जो है वो सारे निपटा लो, और इस तरह से अब जो गायत्री होती है वो अब घर के काम काज करने में व्यस्त हो जाती है। जगमोहन जो था वो लंगोट का ढीला आदमी होता है। उसी समय वो अपने घर का मेन गेट बंद करता है और सीधे नौकरानी के पास चला जाता है। गायत्री से वो कहने लगता है कि देखो गायत्री, मेरी पत्नी जो है वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई है, तो मैं तुम्हारे साथ इसी बीच वक्त गुजारना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। गायत्री भी कुछ कम नहीं थी, वो भी इस जगमोहन से कहने लगती है कि इसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। जगमोहन इस चीज के लिए मान जाता है और फिर इसके बाद गायत्री बेहद खुश हो जाती है। गायत्री जो है वो सोचने लग जाती है कि मुझे अच्छा खासा मालिक मिल चुका है और इससे मैं इतने अच्छे खासे पैसे ऐंठ लूंगी कि जिससे कि मेरे घर का गुजारा अच्छे तरीके से चल जाएगा। और इस तरह से फिर जगमोहन सिंह इसे कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद इस महिला गायत्री को लेकर के अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इन दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते भी कायम हो जाते हैं। ये दोनों अपने रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, और जैसे ही दोनों की मन की खुशी इन दोनों को मिल जाती है, दोनों का मन शांत हो जाता है, तो फिर इसके बाद ये जगमोहन जो है इसे कुछ और भी पैसे देता है और गायत्री उन पैसों को लेकर के बेहद खुश हो गई थी। आज के समय में गायत्री जो थी इसके घर के सारे काम काज खत्म करके रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास वो अपने घर की तरफ चली जाती है। लेकिन इसके बाद जगमोहन जब अपने घर में रात के समय अकेले बैठा हुआ था और तभी उसे अपने दोस्त प्रेम सिंह की याद आती है, और इसके बाद जगमोहन अपने प्रेम सिंह दोस्त के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि आज चलो तुम्हारे साथ बैठ करके शराब पीते हैं। जगमोहन भी अपने घर से निकलता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्त प्रेम सिंह के पास चला जाता है। प्रेम सिंह इसी के ही आने का इंतजार कर रहा था और फिर इसके बाद दोनों दोस्त बैठ करके वहां पर बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन अब प्रेम सिंह अपने एक नौकर पवन को आवाज लगाता है और कहता है कि शराब खत्म हो चुकी है, तो तुम हमारे लिए अच्छी सी शराब और खाने पीने का सामान खरीद करके लाओ। फिर इसके बाद प्रेम सिंह अपने नौकर पवन को कुछ पैसे देता है और पवन फिर शराब खरीदने के लिए पास के ठेके पर चला जाता है। पवन वहां से शराब खरीदता है और कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लेता है, और ये सब सामान खरीदने के बाद पवन सिंह जो होता है वो अब अपने मालिक प्रेम सिंह के बैठक में आ जाता है और प्रेम सिंह और उसका दोस्त जगमोहन जो होते हैं वो दोनों बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो जगमोहन अपने दोस्त प्रेम सिंह को बताने लगता है कि मेरे घर में एक नौकरानी काम करती है और जिसका नाम गायत्री देवी है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला है, तो आज मैंने उसके साथ सब कुछ किया है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जब ये बात जगमोहन ऐसी ऐसी बातें बता रहा होता है तो प्रेम सिंह उससे कहने लगता है कि उस नौकरानी की तो मुझे भी जरूरत है। जगमोहन कहता है कि उसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ेंगे। प्रेम सिंह कहता है कि पैसों की तुम फिक्र मत करो, लेकिन उस महिला को आज तुम हमारे बैठक में बुला लो। जगमोहन कहता है कि आज तो वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं है, वो अपनी मायके गई हुई है, और आज हम दोनों जो है वो अपने घर पर ही चलते हैं और वहीं उस महिला गायत्री को बुला लेते हैं, और जैसे ही वो हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम उसके साथ अपना वक्त गुजार लेंगे। इसके बाद ये दोनों दोस्त कुछ देर तक बैठ करके शराब पीते हैं और फिर जगमोहन जो है वो उस अपनी नौकरानी गायत्री के पास फोन कॉल करता है। गायत्री से वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो तुम्हें रात के समय मेरे घर पर आना होगा। लेकिन गायत्री इस चीज के लिए मना कर देती है। जगमोहन फोन पर ही उससे कहता है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए नहीं बल्कि आज 10,000 रुपए दूंगा। अब जैसे ही 10,000 रुपए की बात की जाती है तो गायत्री को लालच आ जाता है। गायत्री कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आज रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास मैं आपके घर पर पहुंच जाऊंगी। जगमोहन भी इस चीज से खुश हो गया था और उसका दोस्त प्रेम भी इससे खुश हो गया था। ये दोनों दोस्त बैठ करके बैठक के अंदर 9 बजे तक शराब पीते हैं और फिर इसके बाद जगमोहन इसके बाद अपने दोस्त प्रेम को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। प्रेम घर पर आने के बाद जगमोहन फिर से लगभग 9:30 बजे के आसपास अपनी नौकरानी गायत्री के पास फोन कॉल करता है और गायत्री से ये कहा जाता है कि तुम जल्द से जल्द हमारे घर पर आ जाओ। गायत्री जो है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी देर के बाद वो जगमोहन के घर के दरवाजे पर भी पहुंच जाती है।
इसके बाद गायत्री जो है वो जगमोहन के घर का दरवाजा खटखटाती है और फिर वो हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाजा भी खोलता है। और जब गायत्री इस घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसके होश उड़कर रह जाते हैं। गायत्री देखती है कि आज जगमोहन के साथ उसका दोस्त प्रेम सिंह भी बैठा हुआ होता। अब जगमोहन इस महिला गायत्री से कहने लगता है कि देखो, आज मेरा दोस्त प्रेम सिंह भी मेरे साथ ही बैठा हुआ है, इसके साथ भी तुम्हें आज थोड़ा वक्त गुजारना होगा। लेकिन ये महिला मुकर जाती है, कहने लगती है कि मैं अब घर पर जा रही हूँ। जगमोहन कहता है कि वो तुम्हें अलग से पैसे भी देगा इसके लिए। अब जहां पर पैसों की बात आती है तो ये महिला पैसों को देख करके वहीं पर फिसल जाती है और फिर इसके बाद जगमोहन अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद जगमोहन और प्रेम सिंह इस महिला गायत्री देवी को लेकर के अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर इसके बाद इस महिला गायत्री की रजामंदी से ये दोनों जो है वो इसके साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि तीनों को मन को खुशी नहीं मिल जाती है। और जैसे ही तीनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर जगमोहन और प्रेम सिंह इस नौकरानी गायत्री को और भी पैसे देते हैं, जिसकी वजह से गायत्री जो थी वो बहुत खुश हो गई थी। और फिर इसके बाद गायत्री जो है वो इन पैसों को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। जगमोहन अपने दोस्त प्रेम से कहने लगता है कि मेरी पत्नी अगले 4-5 दिनों तक घर पर आने वाली नहीं है और 4-5 रातें हमारी अच्छी गुजरने वाली है। इससे प्रेम भी काफी खुश हो जाता है और इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अब अगली रात आती है तो अगली रात भी यही कारनामा किया जाता है। 4 रातें जो थी वो ऐसे ही गुजर जाती है। ये दोनों प्रेम और जगमोहन जो थे वो इस महिला गायत्री को रात के समय अपने घर पर बुलाया करते थे और इसके साथ वक्त गुजारा करते थे और इसे कुछ पैसे दे करके घर पर भेज दिया जाता था। लेकिन जैसे ये महिला गायत्री देवी इस जगमोहन के घर पर आया करती थी तो जगमोहन की एक पड़ोसन होती है जिसका नाम दिव्या होता है, वो इन पर नजर रख रही होती है। दिव्या को इस बात के बारे में पता लग जाता है कि जगमोहन और उसका दोस्त प्रेम जो है वो इस महिला गायत्री के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। अब पड़ोसन दिव्या जो है वो सोचने लग जाती है कि ये बात उसकी पत्नी सीमा को तो जरूर पता होनी चाहिए। और इस तरह से अब जैसे ही 4-5 दिन का वक्त गुजर जाता है तो 4 नवंबर 2025 के शाम के करीब 5 बजे के आसपास जगमोहन की पत्नी सीमा अपने घर पर वापस लौट आती है। और जैसे ही वो घर पर आती है तो फिर इसके बाद जो इनकी पड़ोसन होती है दोस्तों, वो तुरंत ही इस महिला सीमा के घर पर आ जाती है और सीमा को बताने लगती है कि सीमा, तुम्हारे पीठ के पीछे यहाँ पर बहुत गलत काम हो रहा था। दिव्या सीमा को बताती है कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा पति जगमोहन और उसका दोस्त जो प्रेम है वो तुम्हारी नौकरानी गायत्री के साथ गलत रिश्ते बनाते हैं। लेकिन जो सीमा होती है वो अपनी इस पड़ोसन दिव्या की बातों पर यकीन नहीं कर पाती है। वो कहने लगती है कि तुम हमारे घर में आग लगाना चाहती हो, तुम ऐसी वैसी बातें क्यों बता रही हो, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि चाहे जो हो, सीमा ये चीजें माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात को लेकर थोड़ा बहुत डाउट तो आ ही गया था और वो जानती थी कि इस चीज के बारे में भले ही वो उसके सामने तो एक्सेप्ट नहीं करी है, लेकिन इसे कुछ ना कुछ जो ऐसी भनक लग रही थी कि अब उसे ये दिल कर रहा था कि वो किसी भी तरह सच्चाई के बारे में जाने और पता लगाए और वो उसे डांट डपट करके भेज देती है। लेकिन दिव्या ये सारी बातें कहने के बाद अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जगमोहन की पत्नी सीमा होती है वो इस बात को अब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद इसके बाद में सच्चाई भी हो सकती है और इस तरह से सीमा जो है वो अपने पति पर अब ध्यान देना शुरू कर देती है। जैसे ही रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास इसका पति घर पर आता है तो फिर इसके बाद पति इसका खाना खाकर अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। इसकी पत्नी भी खाना खाती है और इसके पास जाकर के लेट जाती है और आखिरकार रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। और फिर इसके बाद जो इसका पति होता है वो चुपके से अपनी पत्नी के पास से उठ खड़ा होता है और सीधे इस कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी सी आहट की वजह से इसकी पत्नी की भी आंख खुल जाती है। पत्नी देखती है कि उसका पति जगमोहन अपने कमरे से बाहर जा चुका होता है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद जगमोहन अपने घर से बाहर निकलता है और फिर अपनी नौकरानी गायत्री के घर की तरफ चल पड़ता है। आज इसके पीछे पीछे इसकी पत्नी भी जा रही होती है और थोड़ी ही देर के बाद जगमोहन जो होता है वो गायत्री के घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है। तो फिर इसकी पत्नी जो है वो सारी बातों को समझ जाती है। सीमा ये सोचने लग जाती है कि उसकी जो पड़ोसन कह रही थी वो सच ही कह रही थी, वो बात सच ही बता रही थी। दूसरी तरफ जगमोहन जो है वो गायत्री के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और जो नौकरानी होती है वो अपने इस मालिक को लेकर के अपने कमरे में चली जाती है और फिर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज इसकी पत्नी वहां से वापस आ जाती है। वो चाहती थी कि यहाँ पर कोई भी झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए, इसमें मेरे ही पति और मेरी ही बदनामी होगी। और फिर इसके बाद पत्नी अपने घर पर वापस आ जाती है और 1 घंटे के वक्त गुजरने के
बाद इसका पति भी अपना काम खत्म करने के बाद घर पर लौट आता है और फिर इसकी पत्नी इससे पूछने लगती है कि तुम हमारी नौकरानी के घर पर इस वक्त क्यों गए थे। लेकिन उसका पति कहने लगता है कि तुम्हें मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, उस औरत को वैसे भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और उससे शादी कर सकता हूँ। जब ऐसी ऐसी धमकी ऐसी ऐसी बात इस महिला से कही जाती है तो ये महिला भी कोई गलत कदम उठाने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। आखिरकार पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर नौकरानी जो है वो सीमा के घर पर काम करने आती है। तो सीमा कहती है कि आज के बाद तुम्हें मेरे यहाँ पर काम करने की आने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से सीमा जो है इस तरह से गायत्री को अपने घर से निकाल देती है। और घर से निकालने के बाद जैसे ही शाम के समय इसके पति जगमोहन को इस बात के बारे में पता चलता है तो जो जगमोहन होता है वो गुस्से में पागल होकर के अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब तो हर रोज रात के समय मैं उसके घर पर जाऊंगा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। अब जो इसकी पत्नी सीमा होती है दोस्तों वो काफी ज्यादा इस चीज से परेशान हो गई थी। वो सोचने लग जाती है कि जो उसकी पड़ोसन दिव्या है वो ही आखिर इस बात का समस्या का समाधान निकाल सकती है। और फिर इसके बाद जो सीमा देवी होती है वो अपनी पड़ोसन दिव्या को अपने घर पर बुलाती है और दिव्या से कहा जाता है कि उसका जो पति है वो उस गायत्री नाम की औरत के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो गया है। अब किसी न किसी तरीके से उसके चक्रव्यूह से मैं अपने पति को निकालना चाहती हूँ। दिव्या कहने लगती है कि इसका इलाज मेरे पास, एक उपाय मेरे पास है। अब थक हार करके सीमा जो है वो दिव्या से पूछने लगती है कि ऐसा कौन सा इलाज है जिसकी वजह से मेरा पति इस औरत के चंगुल से निकल सकता है। अब दिव्या सीमा को बताने लगती है कि देखो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, तो मैं तुम्हें वही उपाय बताती हूँ और उसकी वजह से तुम्हारा पति जो है वो इस औरत के चंगुल से बाहर भी निकल सकता है। क्योंकि ये जो महिला है जो सीमा देवी होती है वो जादू टोना में विश्वास रखती थी, ये अंधविश्वास में काफी ज्यादा विश्वास रखा करती थी। दूसरी तरफ जो पड़ोसन होती है वो भी जादू टोने में काफी विश्वास रखती थी। अब पड़ोसन सीमा से कहने लगती है कि देखो तुम्हें अपने पति को 1 महीने तक घोड़े का पेशाब पिलाना पड़ेगा। अगर तुम्हें 1 महीने तक ये चीज कर दिया, ये चीजें उसे पिला दी तो फिर तुम्हारा पति जो है वो उस औरत के चक्रव्यूह से निकल जाएगा। अब सीमा जो है वो अपने पति को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सीमा दिव्या से कहती है कि जल्दी से तुम ऐसा चीज का मेरे लिए जुगाड़ करो, इंतजाम करो और इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। अब दिव्या जो थी वो कहीं ना कहीं से जैसे तैसे करके 2 बोतल जो है वो पेशाब का लेकर आती है और फिर वो उन बोतलों में ये चीजें भरकर लाई जाती है और दिव्या इसे दे देती है दोनों बोतल और कहती है कि 1 महीने तक किसी न किसी तरीके से अपने पति को ये पिलाती ही रहना, तुम्हारा पति जो है वो उस महिला के चक्रव्यूह से पूरी तरह आजाद हो जाएगा। और इस तरह से सीमा जो है वो उन बोतलों को अपने घर में रख लेती है। सुबह और शाम के समय में ये जो महिला होती है ये अपने पति को पानी में मिलाकर या किसी न किसी तरीके से अपने पति जगमोहन को वो चीजें जो था वो 1 महीने लगातार देती रह जाती है। लेकिन इस उपाय का उसके पति पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। पति जो था वो हर रोज रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने घर से निकल करके नौकरानी के घर पर वो जाया करता था, उसके साथ वो वक्त गुजारता था और वक्त गुजारने के बाद उसको पैसे देता था और पैसे देने के बाद वापस अपने घर पर लौट भी आया करता था। सीमा इस चीज से काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। सीमा सोचने लग जाती है कि मैंने 1 महीने तक अपने पति के साथ वो सारा काम किया जो उसकी पड़ोसन ने कहा, लेकिन इस चीज का उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। और इस तरह से फिर एक तारीख आ जाती है 4 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अब जो सीमा होती है दोस्तों वो अपनी पड़ोसन दिव्या के पास फोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। पड़ोसन को वो कहती है कि जो उपाय तुमने मुझे बताया था उस चीज का तो मेरे पति पर कोई असर ही नहीं पड़ा है। मेरा पति जो है वो आज भी अपनी नौकरानी के घर पर जाता है, उसके साथ वो वक्त गुजारता है और पैसे दे करके वापस भी लौट आता है। इस तरह से अगर यही काम चलता रहा तो मेरा पति जो है वो मेरी सारी जमीन जायदाद भी एक दिन बेच देगा। अब जो पड़ोसन होती है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो भी कहने लगती है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पति जो है वो सारे जमीन जायदाद सारी प्रॉपर्टी को हो सकता है कि उसने अपनी नौकरानी को दे भी दिया हो। अब जैसे ये बात सीमा से कही जाती है तो इस चीज से सीमा काफी डर जाती है। वो इस बात को सोचने लग जाती है कि दिव्या कहीं ना कहीं सही ही कह रही है, मेरा पति अगर ऐसा नहीं किया होगा तो वो कर देगा, वो सारी अचल संपत्ति सारी प्रॉपर्टी को अपनी नौकरानी को भी दे सकता है, वो जिस तरह से उसके लिए पागल हो गया है। अब जब ऐसा ख्याल इसके मन में आने लगता है तो फिर ये महिला जो है वो कुछ गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। सीमा जो है वो पड़ोसन से कहती है कि बस अब एक ही उपाय करना बाकी है, मैं अपने पति को ठिकाने लगाना चाहती हूँ और जैसे ही मेरा पति इस दुनिया से चला जाएगा तो फिर इसके बाद इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। सीमा जो है वो पड़ोसन से कहती है कि मैं अपने पति को ठिकाने लगाना चाहती हूँ और उस काम के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देने के तैयार हूँ। अब इस चीज के लिए दिव्या भी मान जाती है और वो इस चीज से सहमत हो जाती है कि क्योंकि उसे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। तभी पत्नी कहती है कि आज रात ही हम इस काम को अंजाम देंगे। अब इसके बाद पड़ोसन इसके घर से निकल करके अपने घर पर चली जाती है।
जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास सीमा का पति जगमोहन शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर पर आता है। खाना खाकर वो अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है। तो फिर सीमा जो है वो अपनी पड़ोसन के पास फोन करती है। पड़ोसन को वो कहती है कि मेरा पति जो है वो घर पर आ चुका है, तो तुम भी अब मेरे घर पर आ जाओ और फिर इसके बाद हम आगे का काम करते हैं। और इस तरह से दोस्तों पड़ोसन जो थी वो भी अपने घर से बाहर निकलती है और फिर सीधे इसके घर पर आ जाती है। करीब रात के 10 बजे के आसपास सीमा और जो दिव्या होते हैं वो धारदार हथियार लेकर के पति जगमोहन के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबसे पहले उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर इसके बाद पड़ोसन और पत्नी मिलकर के इसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को लेकर के वो बोरियों में भर दिए जाते हैं। जैसे ही उस जगमोहन की लाश को बोरियों में भर लिया जाता है तो फिर सीमा पड़ोसन से कहती है कि अब इस बोरी को भी ठिकाने लगाना ही दे पड़ेगा आज ही। अब पड़ोसन कहती है कि आखिर कैसे करके इसे ऐसा करेंगे, तो सीमा कहती है कि मेरे घर के आंगन में हम इसे दफन कर देते हैं। और इस तरह से अब पड़ोसन और सीमा जो होते हैं वो अब इसकी लाश के टुकड़ों को लेकर के दफनाने के लिए आंगन में चली जाती हैं। वहां पर वो कसी भी लेकर के पहुंची थी और फिर कसी के द्वारा सीमा और जो दिव्या थे वो दोनों गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। करीब रात के 11:30 बजे के आसपास तक ये दोनों महिलाएं जो थी वो ऐसा कर लेती है और फिर गड्ढा खोदने के बाद जगमोहन के लाश को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही उसके लाश को गड्ढे के अंदर वो डाल रही होती है तो दोस्तों एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जो होता है वो संजय होता है। वो जो है वो काफी ज्यादा शराब पिया करता था और हर समय रात को वो अपने कमरे की बालकनी में ही टहला करता था। उसको ज्यादातर नींद न आने की ही बीमारी होती है। अब जब पड़ोसी अपनी बालकनी से ये देखता है कि दो औरतों ने गड्ढा खोदा है और उस गड्ढे के अंदर वो कुछ बोरी में भर करके डाल रही होती हैं, पड़ोसी का माथा ये देख करके ठनक जाता है। संजय जो होता है वो तुरंत अपनी बालकनी से नीचे आता है और फिर नीचे आकर के वो उस आंगन में आ जाता है। आंगन में आने के बाद वो देखता है कि दो औरतें जो है वो उसकी ही जान पहचान की होती है। संजय जो होता है वो उन दोनों महिलाओं को पहचान जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि जो सीमा और ये जो महिला दिव्या है वो यहाँ पर कुछ न कुछ कांड जरूर कर रही है और जो कर रही है वो बिल्कुल ही गलत कर रही है। फिर पड़ोसी चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है और ये जो दोनों महिलाएं थी वो संजय के शोर की आवाज सुन करके घर की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी कुछ पड़ोसी जाग जाते हैं और वो मौके पर पहुंच भी जाते हैं। इसके बाद पड़ोसी जन संजय से पूछने लग जाते हैं कि तुम इतना चीख क्यों रहे हो, और तभी संजय बताता है कि सीमा और जो दिव्या है वो दोनों मिलकर के यहाँ पर गड्ढा खोद करके कुछ दफन कर रही थी। जैसे ही पड़ोसी जन बोरी के अंदर झांक कर देखते हैं तो फिर उसके अंदर लाश के टुकड़े होते हैं। उसी समय पड़ोसी जो होते हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो पड़ोसी से पूछताछ करती है और वहां पर वो संजय पड़ोसी जो होता है वो पुलिस को ये बयान देता है कि सीमा और दिव्या जो थी वहां पर इन टुकड़ों को लेकर के आई थी, ये दोनों इसे दफन कर रही थी और ये चीजें मैंने अपने आंखों से ये सब करते हुए देख लिया है। और फिर पुलिस जो है वो सीमा के घर पर जाकर सीमा और दिव्या को दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर यहाँ पर उनकी महिला पुलिस दरोगा जो होती है वो जमकर पिटाई करती है। जैसे ही थोड़ी पिटाई की जाती है तो दिव्या और जो पड़ोसन सीमा होती है वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं। लेकिन जब पुलिस सीमा से पूछताछ करती है कि तुमने अपने पति को क्यों मारा, तो फिर सीमा पूरा अपना भेद खोलते हुए कहने लगती है कि मेरा पति जो है वो एक औरत के चक्कर में पड़ गया था और मेरा पति जो है उस औरत के चक्कर में पड़ करके सारी जमीन जायदाद को खत्म करता जा रहा था और इसी वजह से मैंने अपनी पड़ोसन दिव्या के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगा दिए। अब इसके बाद पुलिस जो इन दोनों की महिलाओं के खिलाफ एक चार्जशीट दायर करती है। अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिर इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं।